आज हम एमए उत्तरार्ध में महलवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। इस पद्धति के अंतर्गत भूमि कर की इकाई किसान का खेत नहीं वरन ग्राम तथा महल अर्थात जागीर का एक भाग होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसको भागीदारों का समूह कहते थे। ये भागीदार सम्मिलित रूप से भूमि कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे, परंतु इसके साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता। यह ग्राम समाज भी ही सम्मिलित भूमि अथवा अन्य भूमि का स्वामी होता था। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कंपनी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की प्राप्ति हुई। इस कारण भू राजस्व का प्रश्न पुनः उत्पन्न हुआ। ये सत्ता हस्तांतरित और विजित क्षेत्र थे और जो अवध के नवाब ने 1801 में कंपनी की संधि के अंतर्गत सौंपा था। इनमें 7 जिले थे: इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। इसके तुरंत बाद सुरजी अंजन गांव की संधि के उपरांत कंपनी ने रेगुलेशन 9 के द्वारा सिंधिया से 1804 में विजित क्षेत्र प्राप्त किए, जिनमें पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा आदि जिले शामिल थे। इन क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक समझौते राजस्व बोर्ड द्वारा छोटी अवधि के लिए किए गए। बाकी लगान संबंधी समझौते बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स द्वारा किए गए, जिनकी नियुक्ति इसी कार्य के लिए की गई थी। इन जिलों में भी महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने से पूर्व कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त ही लागू था। लगान वसूली का अभी कोई निश्चित रूप तैयार नहीं किया गया था। सुरेश चंद्र गुप्त के मतानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य चिंता यही थी कि किस प्रकार इन विशाल क्षेत्रों से किफ़ायती तरीकों से अधिकतम राजस्व एकत्रित किया जाए। इस समय कंपनी प्रशासन व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रही थी। अनेक राजनीतिक विवाद फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण समस्यापूर्ण बने हुए थे। इस कारण प्रशासन के पास भी नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर लगान व्यवस्था तैयार करने का न समय था न सरकार की इच्छा। हेनरी वेलेजली अभ्युपरती अर्पित प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने जमींदारों और किसानों से ही सीधे भूमि कर के रूप में करना निश्चित किया गया और नवाब की मांग से प्रथम वर्ष में ही 20 लाख रुपया अधिक था। 3 वर्ष होते होते 10 लाख रुपया वार्षिक और बढ़ा। इससे यह नवाब की मांग कमी वाले वर्षों में वास्तविक उपज के अनुसार घटती बढ़ती जा रही थी। अतः 1822 में के रेजोल्यूशन में आयुक्तों के बोर्ड के सचिव हॉल्ट मैकेंजी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें उत्तरी भारत में ग्राम समाजों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए, प्रत्येक गांव अथवा महल में कितनी भूमि लेनी चाहिए यह निश्चित किया जाए और प्रत्येक ग्राम में भूमि कर उसके प्रधान अथवा लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाए। इन सुझावों को कानूनी रूप दिया गया और भूमि पर भूभाटक का 30% निश्चित किया गया, जो जमींदारों को देना पड़ता था। उन प्रदेशों में जहां जमींदार नहीं होते थे
तथा भूमि ग्राम समाज की सम्मिलित रूप से होती थी। भूमि कर भूभाटक का 95% निश्चित किया गया। सरकार की मांग अत्यधिक होने के कारण संग्रहण में अत्यधिक दृढ़ता और कठोरता के कारण यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और 1833 का रेगुलेशन तथा मार्टिन बर्ड की भूमि कर व्यवस्था। इस काल में भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंक था। उसकी सरकार ने इस योजना की बारीकी से समीक्षा की और इस परिणाम पर पहुंचा कि इस योजना से लोगों को बहुत अधिक कठिनाई और हो रही है और कठोरता के कारण यह टूट भी रही है। सोच विचार करने के बाद 1833 में रेगुलेशन पारित कर भूमि की उपज तथा भूभाटक का अनुमान लगाने की पद्धति को सरल बनाया गया और विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न भिन्न औसत भाटक निश्चित किए गए। पहली बार खेतों के मानचित्र तथा पंजियों का भी प्रयोग किया गया। इस नवीन योजना मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में लागू की गई। उन्हें उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था जिसमें खेतों की परिधि निश्चित होती थी और फिर समस्त ग्राम का भूमि कर निश्चित कर दिया जाता था। प्रत्येक ग्राम तथा महल के अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समायोजित करने का अधिकार था। भाटक का 66% भाग राज्य सरकार का निश्चित किया गया और यह व्यवस्था 30 वर्षों तक लागू की गई। इस योजना को प्रारंभ करने का श्रेय मार्टिन बर्ड को दिया जाता है और समाप्त करने का उत्तरदायित्व जेम्स टॉमसन को सौंपा गया, जो 1843 से 1853 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर मौजूद थे। लेकिन अभाग्यवश भूव्यवस्था अधिकारियों ने इस नियम को स्थगित करने का प्रयत्न किया और संभावित तथा शक्य भाटक लिया गया। फलस्वरूप किसानों की आर्थिक व्यवस्था और भी दयनीय हो गई और इस कारण से किसानों ने 1857 के विद्रोह में कंपनी के विरुद्ध सम्मिलित होने का निर्णय लिया। कंपनी के भू राजस्व की समीक्षा भी यहाँ उचित होगा कि 1757 से लेकर के 1857 तक कंपनी के उच्च प्रशासक समय समय पर भूमि कर के निर्धारण के लिए विभिन्न योजना बनाते रहे। इन योजनाओं के पीछे ब्रिटिश सरकार व इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों का हाथ रहा। अनेक आदर्श प्रदर्शित किए गए, लेकिन घूम फिरकर निष्कर्ष यही था कि भारत के किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाए और इसी नीति का अमल किया गया। भारतीय परिस्थितियों व ग्राम पंचायतों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। परिणामतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, ग्राम पंचायतें अस्तित्वहीन हो गई। पाटिल व नंबरदार सब सरकार की ओर से संग्रहकर्ता बन गए। अदालतों के क्षेत्र में भारतीय किसानों को वंचित किया गया। फलतः भारतीय ग्रामों का पुरातन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामों में साहूकार व भूमि पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया और किसानों की स्थिति दय से दयनीय होती चली गई।